प्रतिरोध क्या है? पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके थे ओम के नियम के बारे में, है ना। ओम जी ने नियम दिया था और उसी में विद्युत धारा I का फॉर्मूला निकला था, I = V/R होता है ना जी। अच्छा, ओम के नियम में हम लोग ये देखा था कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा जो है सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात धारा का मान बढ़ जाएगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे, ठीक ना। और ओमी के नियम में ये फॉर्मूला मिला था I = V/R। ये कहां से मिला था? क्योंकि I जो होता है वो V के समानुपाती होता है। समानुपात में चिन्ह को ही बराबर चिन्ह में बदलने के लिए हम लोग एक नियतांक R यानी प्रतिरोध से भाग जब दे देते हैं विभवांतर को, तब जाकर के ये समानुपात का चिन्ह बराबर चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें जो है I क्या है? विद्युत धारा है, V क्या है? विभवांतर है, और R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का चर्चा सिर्फ हम जाने थे कि प्रतिरोध होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध के कारण धारा पर क्या असर पड़ेगा, विद्युत धारा जो है वो कम बहेगा या अधिक बहेगा किसी चालक तार से, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब प्रतिरोध को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रयोग करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? हम लोग एक परिपथ ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए चालक तार का परिपथ है। आप लोग परिपथ बनाने को बता दें, परिपथ आरेख है ना जी, सर्किट डायग्राम एक तरह का परिपथ हम बना देंगे। ये क्या है बाबू? ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेलों का समूह। सेल नहीं है, सिर्फ सेलों का। अच्छा, इसमें सेल कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। प्लस चार्ज इधर रहेगा या इधर रहेगा? इधर रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में माइनस चार्ज रहेगा। करंट अब प्लस की तरफ से निकलेगा कि माइनस की तरफ? प्लस की तरफ से निकलेगा और माइनस की तरफ से एंट्री कर जाएगा, ठीक ना। आवेश प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ से एंट्री कर जाएगा। अब यहाँ ये बिंदु A हो गया, यहाँ बिंदु B हो गया। अच्छा, ये जो परिपथ जो है ये खुला परिपथ है कि बंद परिपथ है? खुला परिपथ है। खुला परिपथ किसे कहते हैं? यानी कि जिसका कहीं ना कहीं क्या हो, कनेक्शन कट गया हो। अब इसको जब जोड़ देंगे तब नहीं ये बंद परिपथ होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। हाँ, तो बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, इसमें हम एक स्विच भी लेते हैं परिपथ में, क्योंकि परिपथ आरेख बनाते हैं तो हम लोग को दिखाना जरूरी है। अच्छा, साथ ही साथ अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर ले लेंगे। एमीटर इधर तो नहीं जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे तो क्या, जो उपकरण लगा होगा उसके और बैटरी के बीच में ही लगाते हैं। कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लगा दिया एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर, ठीक है। चलिए एमीटर लगा। अच्छा, ये जो खुला परिपथ हमने रखा, जहाँ A और B को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग को समझना किसके बारे में है? प्रतिरोध के बारे में है। तो इसलिए हम लोगों ने एक परिपथ आरेख लिया, एक परिपथ का निर्माण किया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब किसी चालक तार को रखेंगे बारी से, कहाँ पे? बिंदु A और B से जोड़ देंगे, ठीक है। चालक के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं? लोहा का तार ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, आपको विद्युत सुचालक होता है ना जी। और भी ले सकते हैं, जैसे कि टीन इत्यादि। चलिए हम लोग इत्यादि कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एक 5 चालक को। अब बारी बारी इसमें जोड़ेंगे। चलिए, पहले लोहा को जोड़ दिए, है ना। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, यानी कि जब क्या स्विच को जब बंद कर देंगे तो धारा का प्रवाह होगा। तो जब धारा का प्रवाह होगा तो एमीटर क्या करेगा? विद्युत धारा को मापेगा, ठीक है। चलिए, कुछ ना कुछ मान तो आएगा। फिर हम लोग अब लोहा को हटाकर किसको रखेंगे? फिर ऐसे करके चांदी को, ग्रेफाइट को, टीन को, मैंने अलग अलग चालक को रखेंगे। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है कि जब हम लोग अलग अलग प्रकार के चालक को लेकर के जब इस प्रयोग को करेंगे ना, तो जो एमीटर होगा ना उसमें रीडिंग, यानी कि एमीटर में जो मान जो आएगा अलग अलग चालकों का अलग अलग आएगा, ठीक है। लोहा को रखेंगे,
एमीटर में मान कुछ और आएगा, तांबा को रखेंगे तो एमीटर में मान कुछ और आएगा। मतलब अलग अलग जब सुचालकों को रखा जाता है, चालक पदार्थों को रखा जाता है, तो एमीटर में मान क्या होता है, अलग अलग आता है। एक्चुअली हमारे पास एमीटर नहीं है, तो आपको हम प्रयोग करके ही दिखा देंगे, ठीक ना। लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है, क्योंकि प्रयोग करना मुश्किल है, हर एक चीजों को तो हम यहाँ दे नहीं सकते हैं, लेकिन समझा जरूर जा सकता है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि अलग अलग चालकों को ले रहे हैं, तो एमीटर में मान अलग अलग आ रहा है, धारा का मान यानी कि आई का मान अलग अलग आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग चालकों में धारा का प्रवाह अलग अलग हो रहा है। इससे कह सकते हैं हम लोग, इससे साबित क्या हो रहा है कि जब हम लोग अलग अलग प्रकार के चालक को लेंगे, उसमें धारा का प्रवाह यानी कि धारा का मान बदल जाता है ना जी। पहला नोट्स हमको क्लियर हो गया कि अगर हम चालक बदल लेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के चालक को लेंगे, तो धारा का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है, चालक पर निर्भर करता है। चालक बदल जाएगा तो धारा का मान भी बदल जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सवाल ये आएगा, इसमें क्वेश्चन क्रिएट होगा। क्वेश्चन ओरिजिन क्या होगा कि आखिर मान क्यों बदला धारा का मान। हमने तो ना तो सेल बदला, ना ही हमने एमीटर को बदला, ना ही हमने इस परिपथ में लगे हुए तार को बदला, ना स्विच को बदला। फिर क्यों लोहा, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, टील को रख लेना, धारा का मान अलग अलग क्यों हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इन चालक, चूंकि करंट इन्हीं पदार्थों से होकर जा रहा है, लोहा से होकर जा रहा है, तांबा से होकर जा रहा है, चाहे चांदी से होकर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन चालकों से जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होता होगा, जिसके वजह से धारा जो है पूरा पूरा नहीं जा पाता होगा, है ना जी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता। गड़बड़ तो इसमें नहीं रहे जी, एमीटर में नहीं रहे, सेल में नहीं रहे, वो तो सब वही है। और जब हम इन सब चीज को बदल ले रहे हैं, तो धारा का मान भी बदल जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन चालकों में कोई ना कोई एक ऐसा गुण है, कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिसके वजह से किसी से धारा कम जा रहा है तो किसी धारा अधिक जा रहा है, किसी धारा कम हो जा रहा है तो किसी धारा, तो उस गुण को क्या कहेंगे, उसी गुण को कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि जो धारा जो बह रही है, जो करंट जितनी जा रही है, उसको कम कर देना। उसको क्या कर देना, कम कर देना। अब ये बताइए, मान लिया जाए कि इसमें सबसे कम, इससे धारा का मान हमें प्राप्त किया था ना, आई का मान। मान लीजिए कि इसमें लोहा को ले लेते हैं, एक लोहा का हम लोग रीडिंग ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं चांदी का, ठीक ना। चांदी से तांबा का ही ले लेते हैं, चलिए दो को लिया। चलिए, इसमें जो है धारा का मान कम से कम दिया और इसमें धारा का मान थोड़ा अधिक दिया। इसका मतलब यह है कि इस लोहा का जो प्रतिरोध क्या एक तरह का गुण होता है। प्रतिरोध क्या होता है, एक तरह का गुण होता है जो धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है ना जी। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का एक ऐसा गुण होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि जाने से क्या करेगा, रोकेगा। साफ नहीं रोक देगा, अगर पूरा का पूरा रोक देगा तब तो धारा का प्रवाह नहीं होगा जी, है जी। तब तो वो विद्युत रोधी कहलाएगा, मतलब कुचालक पदार्थ कहलाएगा। अब ये बताइए, शीशा जो होता है, शीशा, उससे धारा प्रवाह होता है, कितनी सा, थोड़ा सा भी नहीं होता है, क्योंकि उसको तुम क्या कर देंगे, तो टोटली कुचालक है जी। यहां बात हो रही है कि धारा का कम जाना चाहे अधिक जाना, जाएगा जरूर, चाहे कम जाएगा चाहे अधिक जाएगा। तो प्रतिरोध केवल क्या करेगा, धारा के प्रवाह को रोकेगा, साफ नहीं रोक देगा, है ना जी। अगर बिल्कुल रोक देगा तब तो हमें प्रतिरोध का कोई बत्ती नहीं है। मतलब कहा जा सकता है कि प्रतिरोध सबसे उच्च होगा, सबसे उच्च। जब सबसे उच्च हो जाएगा तब तो वो सुचालक नहीं है जी, तब यार रखने से कोई फायदा है उसको। अब कांच को रख करके कोई प्रयोग करे तो पागल ना होगा जी वो क्या कर रहा है, वो ईंट को रख करके ट्राई कर रहा है जी, कागज को रखकर ट्राई कर रहा है, सूखा लकड़ी को लेकर ट्राई कर रहा है, कोई है उसका फायदा। वो तो कुचालक ही है, प्रतिरोध सबसे अधिक कोई भी करेगा, ठीक ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक, बहुत अच्छा। तो मान लीजिए कि लोहा को हमने रखा, इस ए बी बिंदु पर जोड़ दिया हमने, तो धारा का मान कम आया। कॉपर में क्या होगा, धारा का मान ऊंचा आया, क्योंकि एमीटर हमको बताने लगता है, इसमें कम आएगा और इसमें ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये क्या है कि लोहा का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसने इस लोहा में जो है धारा माने कम बहा है,
माने धारा का रुकावट ज्यादा हो गया है, ठीक ना, अवरोध ज्यादा हो गया है, ठीक ना। कॉपर में क्या हुआ है कि धारा अधिक से अधिक गया है, इससे ज्यादा गया है, इसका मतलब इसमें जो है धारा के प्रवाह कम रुका है ना जी। तो हम कह सकते हैं ना कि जिसमें धारा कम बहेगा, जिसमें धारा कम बहेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और इसमें धारा अधिक बहेगा उसमें प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहां भी एक नोट्स मिल गया, यानी कि जिस चालक का प्रतिरोध उच्च होगा उससे धारा कम प्रवाहित होगा, और जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा उस चालक से विद्युत धारा अधिक प्रवाहित करेगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब जरा हम लोग और आगे चलते हैं। आगे जाने पर हम लोग को मिलेगा अब कि जो ये प्रतिरोध जो है, ये प्रतिरोध हम लोगों ने सूत्र मिला, हम लोग को सूत्र मिला था ओम के नियम में, क्या मिला था? I = V/R होता है। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करें तो R = क्या मिलेगा? V/I मिलेगा। मिलेगा आगे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक ना। R = क्या मिल जाएगा? V/I मिलेगा। तो यहां अब देखिए प्रतिरोध का परिभाषा यदि आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। प्रतिरोध किसी चालक का एक ऐसा गुण होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध ही करेगा, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को मिला ये, अभी हम लोग जाने कि धारा का प्रवाह अधिक हो रहा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा का प्रवाह कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम हो जाएगा, धारा अधिक होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा का क्या होता है? अनुपात होता है। बट्टा मीन्स क्या होता है? अनुपात। पहले क्या भी है तो कह दे कि इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कह देते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं, ठीक ना। अब जरा इसके एसआई मात्रक निकालने का हम प्रयास करते हैं। किसका? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो लोटा होता है ना, लोटा, उसको उलट दीजिए तो इसी तरह कुछ आकार मिलेगा। लोटा को बाउल कहते हैं, BOWL बाउल। लोटा का कोई शुद्ध इंग्लिश नहीं होता है बाबू, ठीक ना। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनका इंग्लिश वर्ड होता ही नहीं है, ठीक ना। जैसे कि लोटा, लोटा का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। एक्चुअली उसको बाउल, BOWL बाउल कर देते हैं। बाउल में होता है कटोरा, कटोरा के जैसा ही है, कटोरा में इस तरह पानी हटता है उसी तरह से लोटा में हट जाता है। तो कुछ चीजों का शाब्दिक इंग्लिश वर्ड नहीं होता है, ठीक ना। अब ये बताइए, दौरी जो बीनते हैं एक सुआ जैसा रहता है, अब उसको कोई क्या कहेगा? उसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिसका इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। अब दौरी का बताइए तो क्या होगा? दौरी में कौन सी दौरी का क्या होगा? बास्केट उसको कहा जा सकता है, लेकिन दौरी का शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक ना। चलिए, ये हमारा इंडियन कल्चर है ना जी, दौरी, खास करके बिहार का। चलिए, बिहारी। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है बाबू? ओम हो जाता है। अच्छा, इसका और भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रतिरोध तो हो ही गया, V मींस क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए V लिख देते हैं। अच्छा, I का क्या होता है? I मींस विद्युत धारा, इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो देखिए, इसका हम लोग एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो देखिए, दो इसका एसआई मात्रक आ गया, है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम भी होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो ज्यादातर करके क्या कीजिएगा आप लोग, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम लिखिएगा। तो वो लिखने से भला है कि एक लिखिए ओम, ठीक ना, ओम लिखिएगा। क्योंकि ओम क्यों रखा गया था? ओम ने ही जो सबसे पहले, ओम सर जॉर्ज साइमन ओम ने ही सबसे पहले क्या किया था? विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच, इन तीनों के बीच इन तीनों के संबंध को एक फार्मूला द्वारा दर्शाया था। इसलिए जो है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक
ओम जी के सम्मान में इसका एसआई मात्रक ओम रख दिया गया, ठीक ना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए ठीक है। चलिए अब आएगा कि कुछ चीजें जो है, कुछ वस्तुएं जो है, जो धारा का प्रवाह कम करता है या अधिक करता है, उसका कारण होता है कौन सा? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध वस्तु का क्या होता है? प्रतिरोध वस्तु का एक गुण होता है। प्रतिरोध क्या होता है? क्या ले लेते हैं? प्रतिरोध वस्तु का क्या है? गुण है। वस्तु का क्या है? गुण है। अच्छा, वस्तु को क्या कह देंगे? वस्तु को प्रतिरोधक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, वस्तु को क्या देंगे? प्रतिरोधक, ठीक है। अरे वस्तुएं में जो है धारा को रोक रहा है जी, वस्तुएं से धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक ना। तो वस्तु कहलाएगा प्रतिरोधक, ठीक ना। और प्रतिरोध क्या है? एक गुण होता है, ठीक ना। अक्सर जो है ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सब पूछता है कि प्रतिरोध एक है। अब 4 ऑप्शन है ना जी। तो प्रतिरोध क्या है? गुण होता है, वस्तु का गुण होता है। अच्छा, वस्तु को क्या करेंगे? वस्तु को प्रतिरोधक करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? ठीक। अब ये बताइए, जिन वस्तुओं से धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जैसे किसी से धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो रहा है, किसी से थोड़ा कम हो रहा है, और किसी से बिल्कुल ही नहीं हो रहा है धारा का प्रवाह, बिल्कुल नहीं। तब तो इसका मतलब ये है कि जिन पदार्थों से धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तब तो उसका प्रतिरोध सबसे उच्च कहलाएगा, सबसे उच्च कहलाएगा। और जब सबसे उच्च हो जाएगा, धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तब उन वस्तुओं को क्या कह देंगे? कुचालक, विद्युत रोधी कह देंगे। कुचालक वस्तु कह देंगे, चाहे विद्युत रोधी कह देंगे। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया। अब ये सब क्या होगा? अब ये सब विद्युत रोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसमें अगर कोई भी ऐसा बात जो आप लोगों को थोड़ा सस्पिशियस लगा हो, समझ में नहीं आया हो, पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ओम वाला जो बताया था, ओम का नहीं है, वही वीवीआई था, और आप लोग का टेस्ट एग्जाम में पूछ भी चुका है, कल ही एग्जाम था ना, पूछ चुका है। हाँ, तो मेरा बात मान लीजिए, ठीक है, और खूब बढ़िया तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछ देता है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयारी कर लेना है, ठीक है। आप लोग चिंता नहीं करें, आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम टिक लगवाएंगे एग्जाम के ठीक 1-1.5 महीना पहले। अभी थोड़ा समय है, 1-1.5 महीना पहले पूरे वीवीआई क्वेश्चन को हम गेस करा देंगे, ठीक है ना। उसमें से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि उसमें से अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हर साल हम करते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक ना। और कुछ नहीं लड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन गेस किया जाता है तो कुछ उसमें से टच करता है, तो कुछ टच नहीं करता है। जो टच कर गया वो तो बेटर है। और आप लोग भी अपने तरीके से भी कुछ क्वेश्चन गेस करिएगा, जैसे हम तो करा देंगे गेस, ठीक ना। और अपने तरह से भी कुछ आप लोग क्वेश्चन नोटिस कर लीजिएगा कि कौन कौन आने वाला हो सकता है। अपने तरह से एक इमेजिनेशन बनाइएगा। तो कुछ अपना कर लीजिए, कुछ हम दे देंगे, और बुक्स तो खैर है ही है, नोट्स कॉपी है ही है, उससे तैयारी कर लीजिए और आराम से जाइए। एग्जाम में घबरा करके एग्जाम नहीं दिया जाता है, 3 घंटे का एग्जाम पेपर होता है। खूब आराम से पहले अपने आप को शांति कर, पूरा एकदम अपने आप को मेडिटेट कर लीजिए, शांत हो जाइए, और उसके बाद से जो है क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लीजिए। कितना देर लगेगा पढ़ने में? क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक पढ़ने में, चलिए मान लीजिए 10 मिनट लगेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 10 मिनट लगेगा। पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके ध्यान में ये हो जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, तो आप लोग तुरंत माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो तुरंत क्या करिएगा, उसको आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा 100% पता है, पहले उसको लिखिए, फिर जो है उसको लिखिए। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो सोचने से हो जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल सस्पिशियस क्वेश्चन उसको लिखिए। और सस्पिशियस क्वेश्चन कैसे लिखना है, याद करके ले जाए। तो मान लीजिए कि जब समय पहले बचा रहेगा, यदि समय पहले ही आप यदि मतलब ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं और क्वेश्चन कम लिखिएगा, क्वेश्चन का आंसर कम लिखिएगा, तब तो आपका समय निकल चुका है। इसलिए एग्जाम में 1-1 सेकंड बहुत हो रखता है, क्योंकि 3 घंटा का पेपर ही है,
ये स्कूल का टेस्ट एग्जाम नहीं है कि कोई टीचर आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे। वो एग्जाम बोर्ड है बाबू, वहां पे 1 सेकंड भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ही वार्निंग बेल लगेगा, वहां टीचर सब तैनात होते हैं, तुरंत आपका कॉपी ले लेंगे लोग। इसलिए प्रयास करिएगा कि पहले का जो समय, जो शुरुआत समय जो होगा, उसमें किसी से कुछ नहीं, अपना पेपर पर क्वेश्चन का आंसर लिखने में लग जाइएगा, नंबर डालिए और उसका आंसर लिखते जाइए। याद रहे ये बात कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन लिखेंगे बिल्कुल साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, काट कुट नहीं करेंगे। घबरा कर तो बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक ना। घबरा के जो लिखेगा उसका राइटिंग में बिगड़ेगा और काट कुट भी होगा, ठीक ना। तो इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। एकदम आप शांत हो जाइए, फिर एग्जाम में लिखिए और किसी से कोई बातचीत नहीं। एग्जाम हॉल में कोई दोस्ती यारी, कोई रिलेशन नहीं देखा जाता है। अपना पेपर कर लेना है, ठीक ना। अपना पेपर करके, हाँ, जब देखिए कि सारा का सारा क्वेश्चन हमने लिख दिया, 2-3 क्वेश्चन बच गए जो सस्पिशियस है, तो क्या ये देखिए समय है हमारे पास 1-1.5 घंटा, मान के चलिए आधा घंटा बचा होगा, किसी के पास 20 मिनट बचा होगा, किसी के पास हो सकता है आधा घंटा से ज्यादा ही बचा होगा। अब सस्पिशियस क्वेश्चन को धीरे धीरे याद कीजिए, है ना जी, धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए और समझ कर लिखिए। ऐसा तो नहीं कि पढ़े नहीं रहे, पढ़े हैं, ध्यान से उतर गया है, तो उसको जब सोचिएगा ध्यान लगा करके, जरूर कुछ ना कुछ इसमें समझ में आ ही जाएगा और तब आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपका टाइम ओवर होने से पहले आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया रहेगा, कॉपी जमा करिए, चलते रहिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ओएमआर को जब भी आप लोग टिक लगाइएगा, ओएमआर 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, ABCD 4 ऑप्शन रहता है, ओएमआर का अलग आता है, उसका आंसर शीट अलग आता है और क्वेश्चन पेपर अलग आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले क्वेश्चंस को ओएमआर पेपर में टिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा, उसमें काट कुट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर में छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो एक बार टिक लगा दिए फिर काटने का कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज चेक होता है, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसको गलत ही माना जाएगा। बात समझ आ रही है ना। इसलिए घबरा कर नहीं देना है। क्वेश्चन पेपर में आप लोग पहले टिक लगा लीजिए। कितना देर लगेगा? 10 मिनट यदि रहेगा ना, टाइम ओवर होने में 10 मिनट में ओएमआर को भर दीजिएगा। ओएमआर को साइड में रख दीजिए, सारा जो रोल नंबर वगैरह जो भरना है भर लीजिए, छोड़ दीजिए। ओएमआर जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसको पढ़िए, उसी में टिक लगाइए। मान लीजिए कि आप ए नंबर टिक लगाए हैं, लेकिन आंसर होता है बी, तो पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आखिरी तक पहले 100 पर टिक लगा लीजिए और फिर टिक लगाने के बाद रीचेक करिए कि कोई गलती तो टिक नहीं लगा दी है ना। तो रीचेक करने पर यदि कोई गलती किए होंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगा। तुरंत क्या कीजिए, उसको मिटा करके इसे ऑप्शन ए को टिक लगा दिए, लेकिन होना क्या चाहिए ऑप्शन बी, तो ए को काट के बी में लगा दीजिए। तो रीचेक जब करिएगा तो गलती पकड़ में आ जाएगा, तो उसमें तो सुधार हो जाएगा, लेकिन ओएमआर में लगा दिए रहेगा तो हाँ। तो इसमें होशियारी ये है कि ओएमआर में आपको कुछ नहीं करना, ओएमआर में लास्ट में करिएगा, जब 15-20 मिनट जब बच जाएगा तब उसमें टिक लगाइए। बाकी टाइम में क्या करिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आएगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे। प्रतिरोध चालक के निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, प्रतिरोध जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है। ये जो बताने इसमें 4 बातें आएंगी, बहुत वीवीआई है। क्वेश्चन पूछ होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, ठीक है। सेकेंड, तार की मोटाई पर, मोटाई थिकनेस, पतला है या मोटा है। नंबर 3, चालक के तार पर, और नंबर 4, चालक के तार। चलिए सुनिए, इन चारों को खूब गौर से सुनिएगा। प्रतिरोध चालक की किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है।
पहला तार की लंबाई पर, सुनिएगा ध्यान से। प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। पहला बात सुनिए, प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध, ठीक ना, ये प्रतिरोध हो गया। ये किसके समानुपाती होता है, चालक तार के लंबाई एल पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। पहला क्या बताया, चालक तार की लंबाई वाले में तीर का चिन्ह देकर के लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। R क्या प्रतिरोध है और L क्या है, तार की लंबाई, लेंथ, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार की लंबाई अगर कम होगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। इसका अर्थ यही है, ठीक ना। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक ना। पहला बात क्लियर हो गया। सेकंड है, प्रतिरोध जो है तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई का मतलब थिकनेस, तार मोटा है या पतला है, कुछ तार पतली आती है तो कुछ तार मोटी आती है। खास करके देखिएगा जो मेंस वायर जो होता है, केबल मेंस वायर, वो मोटा वायर होता है, और जो घरों में जो वायर जो यूज होता है, वायरिंग जो होता है, वो पतला वायर होता है, मतलब 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 3 mm। लेकिन जो बेम्स वायर जो होता है उसकी मोटाई 4 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, मतलब जो जैसा होता है। और बिजली का जो वायर जो होता है देखिएगा, खास करके जो पोल पर लगा होता है, जो कवर पीवीसी लैप वाला जो आता है, कितना, वो लगभग 10-10 mm मोटाई वाली होती है। लेकिन घरों में यूज होने वाला वायर जो है वो 10 mm की नहीं होती है, खूब होगा ना 3 mm से ज्यादा का यूज नहीं होता है, क्योंकि उतना में काम हमारा हो जाता है। तो 4 mm रखने की क्या जरूरत है। मीटर बिल बढ़ेगा देते हो कितना, महीना का आना चाहिए 400 रुपया, तो आएगा 1012 रुपया, तो क्यों इतने ज्यादा ही करना है कि नहीं। जब हमारा काम हो जा रहा है 2 mm मोटाई वाले तार से, तो 4 mm 5 mm मोटाई वाला वायर क्यों लगाए हो, है कोई जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, और खर्च भी ज्यादा आएगा। मान लीजिए कि 1 mm तार की जो कीमत जो होगी वो 4 mm से कम ना होगा जी, 4 mm मोटाई वाला वायर का कीमत ज्यादा होगा। और हमेशा वायर के रूप में हम लोग कौन सा वायर यूज करना चाहिए, कॉपर का यूज करना चाहिए, ठीक ना। इसमें कई सारा प्रॉफिट है। पहला बात तो प्रतिरोध कम होता है, पहला बात क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, धारा का प्रवाह बढ़िया होता है, लेकिन अधिक से अधिक धारा का प्रवाह हो जाता है, मतलब रुकावट कम होगा तो ज्यादा एम्पीयर का धारा फ्लो होगा, है ना जी। अच्छा, इस और दूसरा फायदा क्या है कि कॉपर का वायर जो होता है वो जल्दी क्या होता है, जंग नहीं लगता है। जंग लगने का मतलब क्या, धारा प्रवाह हो रहा है तो उसमें तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अभिक्रिया करेगा ना जी, ताप बढ़ेगा घटेगा ना जी, तो उसमें क्या होगा, कुछ अगर लोहा का वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक ना, लोहा के बने वायर का यूज करेंगे तो जल्दी वो नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है जी, कॉपर के वायर का ही यूज करें, ठीक ना। जहां जितनी मोटाई की जरूरत है उतना ही का यूज करें, ज्यादा कम की करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, तो पहला बताया तार की लंबाई पर, यानी कि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा, तार का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। सेकंड है तार की मोटाई पर, अर्थात प्रतिरोध जो होता है तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में 1/a लगा देंगे। ए मींस क्या होता है, मोटाई, एरिया। ए मींस क्या होता है, एरिया। अब मोटा होगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा, पतला होगा तो एरिया कम हो जाएगा, उसी को ए से इंडिकेट किया गया है। मोटाई मींस क्या होता है, एरिया। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, तार का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बताया था इसके पहले 1 एम्पीयर विभव का परिभाषा बताया, सॉरी 1 वोल्ट विभव का परिभाषा बताया था ना, उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आया था, ठीक हो। तो यानी कि तार की मोटाई बढ़ेगी, तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा, उल्टा। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना जी। अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा जी। अब जरा यहाँ देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 2 तार लेते हैं,
समान लंबाई का। एक पतला वायर लेंगे, एक पतला वायर है ना, एक इतना ही लंबा जो है एक मोटा वायर लेंगे, दोनों की लंबाई लगभग समान है। चलिए 5-5 मीटर, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। अच्छा, एक इसमें वायर जो है पतला है और एक क्या है, मोटा है। अब दोनों मान लेते हैं कॉपर का ही है, ऐसा नहीं है कि एक लोहा का लेना है और एक एल्युमिनियम का लेना है, अच्छा एक तांबा का लेना है, सेम तार, सेम लंबाई, लेकिन मोटाई अलग अलग, एक पतला और एक, ठीक ना। चलिए, तो हमने क्या कहा कि प्रतिरोध जो है वो तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, अब मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका मोटाई क्या है, इसका क्या है, तो दोनों प्रतिरोध किसका अधिक होगा, पतले वाले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटे वाले तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। याद रहेगा ना, पक्का, ठीक। मोटे वाले वायर का प्रतिरोध कम हो जाएगा और पतले वाले वायर का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 है चालक के तार पर। मतलब ये कि भिन्न भिन्न धातुओं के चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। मतलब अब आप अगर 3 तरह के वायर लेते हैं, चलिए 3 तरह का वायर लेते हैं, किसका किसका, एक ले लेते हैं लोहा का, एक कॉपर का ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं वायर, चलो चांदी का ही ले लेते हैं, चांदी 3 ले लेते हैं, 3 से धारा प्रवाह करेगा ना। चलो, ये अलग अलग धातुओं के वायर है, एक लोहा का है, कॉपर का और एक टीन का है, अलग अलग धातु के वायर है ना जी, अलग अलग धातु है। चलिए, समान लंबाई समान मोटाई, चलो हम लोग जो लिए हैं इन धातुओं को समान लंबाई भी और समान मोटाई भी, लेकिन तीनों वायर अलग अलग मेटल्स की है, एक लोहा का है, एक एल्युमिनियम का, एक लोहा का, एक कॉपर का और एक टीन का है। एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे धारा का प्रवाह हो सके उसी को लेंगे। अब देखिए, ये तीनों वायर जो है अलग अलग धातुओं की है, लेकिन लंबाई मोटाई समान है। तो लंबाई मोटाई समान होने के बाद भी क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर हम अलग अलग तार का यूज करेंगे, अलग अलग धातुओं के तार का उपयोग करेंगे, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। भले ही उसकी लंबाई और मोटाई समान क्यों ना हो, लेकिन प्रतिरोध का मान बदल जाता है। तो नंबर 3 में आप लोग समझ में आ गया, यानी कि चालक तार अगर भिन्न भिन्न होगा तो प्रतिरोध भी भिन्न हो जाएगा, चाहे उसकी लंबाई और मोटाई समान ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। अब है चौथा, लास्ट नंबर, चालक के ताप। सुनिए, तो चालक प्रतिरोध जो जब किसी चालक का ताप बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध ही बढ़ जाता है, अगर ताप घट जाएगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। मतलब ये किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है, ठीक है, इस चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है। ये 4 बातें हैं जो कि खत्म हो गया, ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे, अब इन चारों बातों को लेकर के, है ना जी। अगर मान लीजिए एक तार ले लेते हैं, इसकी लंबाई कुछ में कुछ होगी, चलिए लंबाई L ले लेते हैं, इसकी मोटाई कुछ में कुछ होगी, इसकी मोटाई A ले लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच प्रतिरोध का संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच प्रतिरोध का संबंध हो जाएगा R जो है ये समानुपाती हो जाएगा L/A के। मतलब तार जो है, तार की जो प्रतिरोध जो है वो किसके समानुपाती होता है, तार के लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात के समानुपाती हो जाता है। तार और क्षेत्रफल के अनुपात के समानुपाती होता है कौन, प्रतिरोध R। अब देखिए, समानुपात के चिन्ह को बराबर में बदलने के लिए हम लोग किसी न किसी नियतांक को लेंगे, या तो गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, तभी समानुपात का चिन्ह बराबर में बदलेगा। तो यहाँ देखिए, एक आता है ग्रीक लेटर रो, क्या कहते हैं, इसका नाम है RHO, रो कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है, ये P की तरह दिखा जाता है, लेकिन P होता नहीं, P ऐसे होता है और ये क्या होता है, ऐसे ले जाकर कैसे घुमा देते हैं, इसको कहते हैं रो, है ना जी, इसको क्या कहते हैं, रो। अब P होता है ऐसे, ऊपर का देखो ये नुकीला नहीं है, राउंड शेप का होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं।
तो रो से जब L बाई A को मल्टीप्लाई कर देंगे तो समानुपात का चिन्ह किसमें चेंज हो जाएगा, वो आपको बराबर में चेंज हो जाएगा, अर्थात R इक्वल टू रो इंटू L बाई A होता है। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि सर रो क्या है, तो हमने बताया कि एक तरह का नियतांक है, एक तरह का क्या है नियतांक, और इसी रो को जानते हो क्या कहते हैं हम लोग, इसी रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। आर को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अच्छा एल मीन्स क्या होता है, लंबाई होता है। अच्छा ए मीन्स क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चाहे डायरेक्ट कह दीजिए शॉर्टकट में क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक ना। और रो क्या है बाबू, रो प्रतिरोधकता है। ये जो संकेत जो है प्रतिरोधक, ये जो संकेत जो आया है ये ग्रीक लेटर है, मतलब दूसरे देश का ये एक क्या है, एक अक्षर है, ठीक ना। ये है आपको प्रतिरोधकता। क्लियर हो गया। तो प्रतिरोध का एक और सूत्र मिल गया। पहले सूत्र मिला था आपको क्या, R इक्वल टू V बाई I मिला था, और एक और मिल गया प्रतिरोध का फॉर्मूला, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। R मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध, रो मीन्स क्या होता है, प्रतिरोधकता, एल मीन्स लंबाई, किसकी लंबाई, चालक तार की लंबाई, और ए मीन्स क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की मोटाई। क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है, मोटाई। कोई तार पतली होती है तो कोई तार मोटी होती है, वो मोटाई, ठीक है। अच्छा अब ये बात आएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए चले तो निकाल सकते हैं हम लोग इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। और एसआई मात्रक किससे निकलेगा, फॉर्मूला से निकलेगा। किससे निकलेगा, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। चलिए ये तो अच्छा प्रतिरोधकता का पहले फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद जो है उसका सूत्र निकलेगा, क्योंकि एसआई मात्रक सूत्र से निकाला जाता है। तो ये सूत्र जो है प्रतिरोध का है, हम लोग किसका सूत्र निकालने जा रहे हैं, प्रतिरोध का निकालने जा, प्रतिरोधकता का निकालने जा रहे हैं। अच्छा प्रतिरोधकता को इधर छोड़ देते हैं, चलिए छोटा बच्चों की तरफ पढ़ाते हैं। अलजेब्रा पढ़ा है ना, बीजगणित क्या था, गुणा वाला बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग जाएगा तो गुणा हो जाता है। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ देखिए ये प्रतिरोध हो गया जी, इधर है ये आपको भाग में जाएगा तो, और ये आपको गुणा में जाएगा तो, यानी कि रो का फॉर्मूला हो गया R इंटू ए बाई एल। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, रो इक्वल टू R A बाई एल। अच्छा ये बताइए R मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध, एसआई मतलब क्या होता है, हम लोग रो का निकाल रहे हैं ना। चलो इसका एसआई मात्रक लिखते हैं। अच्छा ए मीन्स क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर बाई। एल मीन्स क्या होता है, लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक। देखो 1 मीटर से यहाँ पे 2 मीटर है, कटेगा तो 1 मीटर बचेगा, लेकिन रो का एसआई मात्रक निकल गया ओम मीटर, ठीक ना, निकला। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हुआ, रो मीटर होता है, याद रहेगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अक्सर बच्चे यार कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं प्रतिरोधकता प्रतिरोध दोनों से ही है, चलो इसका मतलब दोनों का एसआई मात्रक भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो नहीं है। प्रतिरोध एक गुण है और प्रतिरोधकता भी गुण है, ये भी क्या है, वस्तु का एक गुण ही होता है, लेकिन दोनों का एसआई मात्रक अलग अलग होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, इसी में हम लोग पहले भी क्वेश्चन किए थे कि जिसका प्रतिरोध कम होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है धारा का प्रवाह अधिक होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होता है धारा का प्रवाह कम होता है। तो प्रतिरोध वस्तु का क्या होता है, गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है। अच्छा अब कोई पूछेगा प्रतिरोधकता क्या है, ये भी जो है वस्तु का गुण ही है। जिस तरह से प्रतिरोध वस्तु का गुण है, उसी तरह से प्रतिरोधकता वस्तु का गुण ही होता है। अब देखिए, अब आप लोग ये कह दे
प्रतिरोध कह दे चाहे प्रतिरोधकता कह दे, बातें कही है। चांदी को सबसे उत्तम सुचालक माना गया है, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है चाहे प्रतिरोधकता कम, बातें कही है। प्रतिरोध कम है चाहे प्रतिरोधकता कम है। जब प्रतिरोध कम होगा तब धारा का प्रवाह अधिक से अधिक होगा। अच्छा, अब ये बता, ये तो बात समझ में आ गया कि चांदी को सबसे उत्तम सुचालक क्यों कहा गया है? क्योंकि चांदी एक ऐसा सुचालक होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है, अर्थात धारा के प्रवाह का विरोध कम होता है, इसलिए जो है उसका धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है। अब यदि तुलना करें, एक और हम लोग अगला